नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सभी सियासी पार्टियों को किसान और जवान याद आ रहे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सम्मान समारोह और सम्मेलनों के बहाने इन वर्गों को अपनी तरफ खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और पिछले एक महीने से कांग्रेस के पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का सिलसिला जारी है और आज से बीजेपी ने भी चमोली जिले के देवर ब्लॉक के सवाड़ गांव से पूर्व सैनिक सम्मान समारोह की शुरुआत की है। और आज ही से आम आदमी पार्टी ने जिला उधम सिंह नगर में किसान सम्मान यात्रा शुरू करके अपना दूसरा अभियान शुरू कर दिया। और वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के देवर ब्लॉक के गांव सवाड़ पहुंचे। और ये सैनिक बाहुल्य गांव है और यहां से आज नड्डा ने सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत की और प्रदेश संगठन को ये भी निर्देश दिए कि कोई पूर्व सैनिक परिवार सम्मान से वंचित न रहे। नड्डा की नजर उत्तराखंड के 5 लाख से भी ज्यादा उन पूर्व सैनिकों पर है जो अगले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले। और इसके अलावा 1.25 लाख से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो सेवारत है और जो बैलेट से वोट डालते, जिनके परिवार राज्य में ही रहते। और इस तरह से पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के परिवारों को जोड़ लें तो 15 लाख से ज्यादा मतदाता बैठते। और इसलिए सभी सियासी पार्टियों को अब सैन्य परिवारों की याद आ गई। पिछले एक महीने से कांग्रेस ने भी पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का सिलसिला चला रखा है। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सम्मेलनों में शिरकत करते घूम रहे, क्योंकि मामला अब पूरी तरह से चुनाव से जुड़ा है और सभी को वोट चाहिए। और उधर आज आम आदमी पार्टी ने सिख बहुल्य जनपद उधम सिंह नगर में किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी। पार्टी के चर्चित नेता और सांसद भगवंत मान के नेतृत्व में ये यात्रा 3 दिन तक चलेगी, क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज लगते। इसलिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब के नेताओं को उधम सिंह नगर में उतारकर किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन सम्मान समारोह या सम्मान यात्राओं के मंथन से क्या निकलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसान हो या जवान, सभी के लिए सियासी सम्मान का कारवां आचार संहिता लागू होने से पहले तक बढ़ता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें और पार्टी के 60+ मिशन को सफल बनाए। और नड्डा यहां शिखर होटल के शाही सभागार में 12 विधानसभाओं के कोर ग्रुप कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे और वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे गए। और नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर काम करें, मंडोल और बूथ स्तर पर भ्रमण करें और साथ ही विधानसभा प्रभारी के साथ नियमित रूप से बैठकें करें। प्रवास के दौरान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की मजबूती और कमजोरी का अध्ययन कर उस हिसाब से व्यूह रचना करें और पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हुए 60+ मिशन को सफल बनाएं। और उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में बूथों की ABCD श्रेणी बनाई गई है और सभी कार्यकर्ता A श्रेणी के बूथों पर और B को A श्रेणी से C के B श्रेणी और D को C श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए कार्य करें। और उन्होंने कहा कि पार्टी सभी कार्यकर्ताओं पर नजर रख रही है और पार्टी के लिए काम करने वालों पर भी पार्टी की नजर है और बूथ पर करने के लिए 24 काम है जिन्हें प्रभावी ढंग से करना है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो सेवक के रूप में जनता के लिए काम करें। चाहे माह के कार्यकाल में उनकी सरकार ने 400 से अधिक जनहित के फैसले लिए और कार्यकर्ता सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाए। लोग बीजेपी की ओर आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार भी सरकार बनाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी को जन समर्थन मिल रहा है और पार्टी 60 से अधिक सीटें जीतेंगी। संचालन प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने किया और उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अधिक रहेगी।
उत्तराखंड में 250 रैली अलग अलग जिलों में की जानी, जिसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी प्रदेश में प्रस्तावित है। और यहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश से चुनाव प्रभारी लोकेट चटर्जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली, सांसद अजय टमटा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, मंत्री बिशन सिंह चुफाल, रेखा आर्या, संगठन महामंत्री अजय, प्रदेश उपाध्यक्ष, कई तमाम नेता इस कोर कमेटी में शामिल हुए और बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री, पदाधिकारियों समेत 144 सदस्य मौजूद रहे। उत्तराखंड में किसान संकल्प यात्रा को लेकर आज आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान काशीपुर पहुंचे और काशीपुर में उन्होंने आप कार्यालय में किसान संकल्प पत्र का विमोचन किया और बताया, सत्ता में आते ही आप किसानों को 7 गारंटी देगी, जिसका जिक्र इस संकल्प पत्र में दिया गया और कहा कि देश के साथ साथ उत्तराखंड के किसान भाई बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर किसानों को 24 घंटे की बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और उन्होंने तीनों काले कृषि कानूनों को किसानों की मौत का वारंट बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कृषि कानूनों को उत्तराखंड में लागू ही नहीं होने देगी। किसानों की गेहूं और धान की फसल 2500 और गन्ने की फसल 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। आप सांसद मान ने यह भी घोषणा की कि हमारी सरकार आने पर उत्तराखंड की बंद पड़ी शुगर मिलों को 90 दिनों के अंतराल में दोबारा शुरू किया जाएगा और प्रदेश में 5 आधुनिक शुगर मिलें और लगाई जाएंगी। इसके बाद भगवंत मान रोड शो करने के लिए जसपुर पहुंचे। यहां किसान संकल्प यात्रा में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। जसपुर पहुंचने पर विधानसभा प्रभारी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनिस चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आप सांसद का जोरदार स्वागत भी किया और जसपुर से काशीपुर आते समय भगवंत मान के काफिले का आम जनता और किसानों ने स्वागत किया। हजारों की तादाद में एकत्र कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ रोड शो निकाला। आप नेता भगवंत मान के रोड शो में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस रैली में मौजूद रहे। मुख्य चौराहे के बाद संकल्प यात्रा का काफिला चीमा चौराहे होते हुए बाजपुर के लिए प्रस्थान कर गया और रोड शो के दौरान चारों ओर आम आदमी पार्टी की टोपी और झंडे ही नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सियासी माहौल गरमाने आज से 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और वो 16 और 17 नवंबर को देहरादून और उत्तरकाशी का दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है। मंगलवार को देहरादून पहुंचकर वो देवभूमि बिजनेस डायलॉग में व्यापारियों के साथ संवाद किया और वहीं उत्तरकाशी में रैली निकालकर रोड शो करेंगे और प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि 16 नवंबर को मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचेंगे, जिसके बाद सुभाष रोड स्थित एक होटल में देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे, जिसके बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। 17 नवंबर को उत्तरकाशी में सुबह 10 बजे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे और शौर्य स्थल उत्तरकाशी में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद ज्ञानसू टनल से विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता अपनी पूरी तैयारी कर चुके। उत्तरकाशी जनसभा के बाद सड़क मार्ग से नरेंद्र नगर होते हुए जोली ग्रांट पहुंचकर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हरिद्वार में देवभूमि जनसंवाद जनसभा की और उन्होंने कहा कि किस साल में प्रदेश का समुचित विकास न होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी बराबर की दोषी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लागू करेगी और समग्र विकास करेगी। ज्वालापुर ग्राम गढ़ीमीरपुर सदर गेट में आयोजित जनसभा में गौतम ने कहा कि आपके सत्ता में आते ही हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री और हर हाथ को रोजगार दिया जाएगा। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है।
उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से पर्यावरण सेवाओं में उत्तराखंड के सराहनीय योगदान को देखते हुए ग्रीन बोनस और आपदाग्रस्त राज्य होने के चलते विशेष पैकेज देने की मांग की है और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 500 करोड़ और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ देने की मांग रखी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक की और जिसमें प्रदेश से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य के हितों को लेकर कई प्रस्ताव रखे और उन्होंने कहा कि नीति आयोग की एसडीजी 2020 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार हुआ है और साल 2019 की रिपोर्ट में राज्य की 10वीं रैंक थी जो अब तीसरी हो गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि पर्यावरणीय सेवाओं में उत्तराखंड का सबसे बड़ा योगदान है। भविष्य में केंद्र की ओर से इंटर स्टेट के आधार पर वित्तीय संसाधन का आवंटन में इसे भी शामिल किया जाना चाहिए और उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के रूप में अलग से बजट मिलना चाहिए। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ की राशि गैप फंडिंग के रूप में राज्य को दी जाए और उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानकों से प्राप्त धनराशि आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि राज्य को दी जाए। उत्तराखंड के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मसाला और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुनिकीरेती स्थित पूर्णानंद खेल मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 16 से 18 नवंबर तक आयोजित महोत्सव का कृषि मंत्री सुबोध उनियाल मंगलवार को शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का समापन करेंगे। महोत्सव में गढ़वाली लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी गीतों की प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के प्रगतिशील मसाला और सब्जी उत्पादकों, कृषकों, विभिन्न शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे, जिसमें वो मसाला और सब्जी की विभिन्न प्रजातियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग में नवीनतम तकनीकी के संबंध में अपने अनुभव और ज्ञान बांटेंगे। और महोत्सव में मसाला और सब्जी की विभिन्न प्रजातियों के प्रसंस्कृत उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। महोत्सव में औद्योगिक यंत्रों, मशीनों के उत्पादक फर्मों और कंपनियों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से संबंधित प्रदर्शनी के लिए करीब 40 स्टॉल लगाए जाएंगे। निदेशक ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बेमौसमी सब्जी उत्पादन किया जाता है। पंच पूजाओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज मंगलवार से शुरू हो जाएगी। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के बाद मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर को शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद आज कर दिया जाएगा और इसके बाद 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंगलवार को सबसे पहले गणेश मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे और 17 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर में और 18 को खदक पुस्तक का पूजन होगा और इसी दिन वेद ऋचाओं का वाचन और पाठ बंद कर दिया जाएगा। 18 को माता लक्ष्मी की पूजा और आह्वान किया जाएगा और 20 नवंबर को शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल 4 धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 21 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी उद्धव जी और कुबेर जी के उत्सव डोली योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगी और उद्धव जी और कुबेर को योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर मंदिर में विराजमान किया जाएगा। 22 को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी का जोशीमठ में नृसिंह मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इसके बाद पांडुकेश्वर और जोशीमठ में बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम में सोमवार को 1395 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और वहीं बद्रीनाथ में अभी तक 1,79,235 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके। बद्रीनाथ धाम में अब कड़ाके की ठंड पड़ने भी लगी। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने वहां गुलदार को भागते हुए देखा और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां हड़कंप की स्थिति बन गई और गुलदार को देखते ही लोगों ने
इसकी सूचना वन विभाग को दी और टीम मौके पर पहुंच गई। ऋषिकेश रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सुबह 6:30 के करीब आवास विकास के शिवा एनक्लेव गली नंबर 3 में गुलदार घुस गया और गुलदार एक गौशाला में बंदी गायों को अपना निवाला बनाने जाता, लेकिन गुलदार को देख गायों में भगदड़ मच गई। तभी गोपालक मौके पर पहुंच गया और गोपालक के शोर मचाने पर गुलदार एक खाली प्लॉट की ओर दौड़ा। यहां एक दूधिया ने गुलदार को देखा और दूधिया के चिल्लाने पर गुलदार पास ही स्थित स्टेडिया फैक्ट्री की ओर भाग निकला और वन विभाग की टीम गुलदार की खोज में जुटी है और इस क्षेत्र पहले से ही गुलदार प्रभावित है और यहाँ कुछ महीने पहले भी वन विभाग ने यहाँ पिंजरा लगाकर एक गुलदार और एक शावक को पिंजरे में कैद किया था और अभी भी प्रभावित क्षेत्र में गुलदार को ट्रेस करने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है। और वहीं वन विभाग की टीम की ओर से आसपास क्षेत्र में लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के लाल तप्पड़ में साल 2017 में हुए किडनी कांड के आरोपी अक्षय राउत को पुलिस ने असम से गिरफ्तार कर लिया और अक्षय राउत 20,000 रुपए का इनामी आरोपी था और अक्षय के पिता और किडनी कांड का सरगना अमित राउत इसी मामले में पहले से ही देहरादून की सुद्दोवाला जेल में बंद है और इस मामले को उस समय लालत चौकी प्रभारी भुवन पुजारी ने पकड़ा था और आरोपी अस्पताल की आड़ में लोगों को लालच देकर किडनी निकाल लेते थे और सामने आया था कि अस्पताल में अवैध रूप से अमीरों का किडनी प्रत्यारोपण कराया जाता था। और वहीं बताया जा रहा है कि एसएसपी दोपहर को इस मामले में प्रेस वार्ता किया है और इस मामले में आरोपी डॉक्टर संजय और उसकी पत्नी डॉक्टर सुषमा पहले ही साल 2017 में गिरफ्तार हो चुके और उस वक्त पुलिस ने अक्षय के पिता अमित राव समेत करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। अक्षय राव तभी से फरार चल रहा था। सामने आया था कि बिहार के इसी दंपति ने नेपाल से एमडी की डिग्री ली थी और अस्पताल की आड़ में जब किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट करने के खेल का भंडाफोड़ किया गया तब मौके पर 3 लोग मिले थे जिनमें से एक की किडनी निकाली जा चुकी थी और डॉक्टर संजय ने बताया था कि किडनी की खरीद फरोख्त के सरगना डॉक्टर अमित से उसकी मुलाकात 2017 में हुई थी और उसके बुलावे पर वो पत्नी डॉक्टर सुषमा के साथ 2 बार ही अस्पताल आया था और इस दौरान पति पत्नी ने 8 ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और मध्य प्रदेश जनसंपर्क के मुताबिक इस स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था और उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था और वहीं 1989 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया था और करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। तो आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कौन है रानी कमलापति और क्या है रानी कमलापति का इतिहास। सोलहवीं सदी के सीहोर जिले की सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वो बेहद सुंदर थी, इसलिए उनका नाम कमलापति रखा गया। राजकुमारी कमलापति को शिक्षा, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी। सलकनपुर रियासत की देखरेख की जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरौतिया और राजकुमारी कमलापति पर ही थी। 16वीं सदी में ही करीब 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था। इसके राजा सूरज सिंह शाह थे। उनके बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति की शादी हुई। गोंड राजा निजाम शाह ने अपनी पत्नी रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में तालाब के पास 1702 में एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करवाया था। इस महल को आज भी रानी कमलापति महल के नाम से जाना जाता है। 1989 में इस महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने संरक्षण में ले लिया था। सलकनपुर का ही रहने वाला चैन सिंह रानी कमलापति से शादी करना चाहता था। उसने कई बार राजा निजाम शाह की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिर एक दिन चैन सिंह ने राजा निजाम शाह को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और जहर देकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद चैन सिंह ने रानी कमलापति को पाने के मकसद से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए रानी कमलापति अपने बेटे नवल के साथ भोपाल के उसी महल में छिप गईं जिसे राजा निजाम शाह ने बनवाया था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के पास कुछ अफगानी आकर रुके हैं।
इन अफगानियों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान था, जो पैसा लेकर युद्ध लड़ता था। दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति के कहने पर गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया, जिसमें चैन सिंह मारा गया। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी नीयत दिखा दी। मोहम्मद खान के नापाक इरादे देख रानी कमलापति के 14 साल के बेटे नवल शाह ने अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में दोस्त मोहम्मद खान के साथ घमासान युद्ध लड़ा। इस युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया। इस जगह पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इसलिए आज भी इसको लाल घाटी कहा जाता है। जब बेटे नवल शाह की निर्मम हत्या कर दी गई और रानी कमलापति को लगा कि वो अब अपने राज्य को संरक्षण नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा में छोटे तालाब में समाधि ले ली। रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। उनके बाद यहाँ नवाबों का दौर शुरू हो गया था। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। कई स्तर पर जाकर औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन की जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लिखा दिखेगा। जहां जहां भी हबीबगंज लिखा हुआ था उसे बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। नवनिर्मित स्टेशन पर यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था। यहाँ से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को यह प्रस्ताव गया। उसने भी मंजूरी दे दी तो कई विभागों में इसकी जानकारी दी गई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। जुलाई 2016 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए पहला अनुबंध किया गया था। 5 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बाद जुलाई 2021 में स्टेशन नई सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है। यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई हैं। इन पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।